नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। यह कहानी हमारे समाज के उस कटु यथार्थ को उजागर करती है जहां कलयुग में माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वही एक समय बाद बोझ समझे जाने लगते हैं। यह कहानी एक बुजुर्ग माँ बाप की है जिनकी दुनिया उनके बेटे में ही सिमटी थी, लेकिन जैसे जैसे समय ने करवट ली, बेटे की प्राथमिकताएं बदलती गईं। यह एक भावनात्मक यात्रा है, त्याग, आशा, धोखे और अकेलेपन की, जो हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर कर रख देगी। कस्बे के उस पुराने मोहल्ले में एक टूटा फूटा लेकिन कभी भव्य रहा मकान खड़ा था, जिस पर अब वक्त की गर्द ने मोटी परत चढ़ा दी थी। उसी मकान की पहली मंजिल पर रहते थे हरीश बाबू और उनकी पत्नी सरला देवी। उम्र अब 70 पार कर चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी अपने बेटे के लिए उम्मीद की चमक बची थी। हरीश बाबू कभी सरकारी दफ्तर में क्लर्क हुआ करते थे। तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने एक दिन ये मकान खड़ा किया था ताकि बेटे रवि के लिए एक ठिकाना बन सके। सरला देवी गृहिणी थी, लेकिन घर को उन्होंने इस तरह संवारा था कि हर आने जाने वाला ठहर कर देखता। रवि उनकी इकलौती संतान था, बचपन से ही होशियार, तेज और बातों में मीठा। माँ बाप उसकी एक मुस्कान पर सब कुछ लुटा देते। हरीश बाबू की तमाम ख्वाहिशें पीछे छूटती गईं जब रवि की जरूरतें सामने आईं। अरे हम लोग क्या करेंगे नई साड़ी और कपड़ों का, रवि को लैपटॉप चाहिए तो चाहिए, सरला देवी अक्सर कहती। जब भी पड़ोस की औरतें ताने मारती। रवि इंजीनियर बना, दिल्ली में नौकरी लगी। शुरू में सब कुछ अच्छा था, फोन पर बातें होती थीं, महीने में एक बार घर आता। फिर धीरे धीरे वो फोन भी कम होते गए। काम का बोझ है, बेटा थक जाता होगा, हरीश बाबू हर बार सरला को तसल्ली देते। पर एक दिन ऐसा भी आया जब रवि ने कहा, पापा आप दोनों मेरे साथ दिल्ली क्यों नहीं आ जाते? ये शहर अब बूढ़ों के रहने लायक नहीं रहा। सरला की आंखें भर आई थीं। सोचा था अब बेटा करीब रहेगा, पोते पोतियों की किलकारी सुनाई देगी और अकेलापन दूर होगा। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद जो हुआ, उसने उनकी जिंदगी की धुरी ही हिला दी। रवि की पत्नी नेहा कभी खुश नहीं होती, हर छोटी बात पर ताने देती। ये आपका गांव वाला रहन सहन यहाँ नहीं चलेगा मम्मी जी। धीरे धीरे रवि भी बदलने लगा। दफ्तर से लौटता, खाना खाकर अपने कमरे में घुस जाता। माँ बाप के लिए बस एक छोटा कमरा जो स्टोर रूम था, कभी उसमें एक चारपाई डाल दी गई थी। सरला देवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, उसी की छाया में उन्हें पराया सा महसूस होगा। दिल्ली की चमक दमक के पीछे की असलियत अब उनके सामने थी। एक ऐसा जीवन जो भावनाओं से नहीं, सुविधा और स्वार्थ से चलता था। मम्मी जी, ये दाल में लहसुन क्यों नहीं डाला आपने? रवि को तो पसंद है ना? नेहा का स्वर फिर वही ताना देने वाला था। सरला देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा उसके पेट में गैस रहती है, इसलिए सोचा कि आज हल्का बना दूं। आप रहने दीजिए ना, हमें पता है कैसे बनाना है। इतना कहकर नेहा ने सरला के हाथ से कलछी छीन ली। हरीश बाबू सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बुझती जा रही थीं। कभी कभी वो बालकनी में बैठकर छतों की तरफ देखा करते, जैसे वहां कोई पुरानी याद अब भी सांस ले रही हो। एक दिन की बात है, सरला रसोई में काम कर रही थी कि नेहा और रवि की बातों की आवाज आई। रवि, अब कब तक ये लोग हमारे साथ रहेंगे? क्या मतलब? मतलब साफ है, यहाँ कोई वृद्धाश्रम कम है क्या? वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, देखभाल होती है और तुम्हारा खर्चा भी बचेगा। नेहा, वो मेरे मम्मी पापा है, तो मैं उनकी बहू हूँ। मैं भी इस घर में बराबर की हिस्सेदार हूँ। और अब हमारी जिंदगी में बच्चे भी आने चाहिए। कहाँ रखोगे उन्हें? उस स्टोर रूम में। सरला के हाथ से कटोरी गिर गई। नेहा और रवि चुप हो गए। शायद उन्हें नहीं पता था कि ये कटोरी नहीं, सरला की उम्मीदें थीं जो अब चकनाचूर हो गई थीं। उस रात सरला ने पहली बार हरीश बाबू से कहा, आप चलिए वापस चलें अपने घर। हरीश बाबू ने धीमे से सिर झुकाया। अब वो घर भी तो वीरान है सरला, वहां कौन है हमारा? सरला बोली, कम से कम वहां अपनी मर्जी से सांस तो ले सकते हैं। कुछ दिन बाद रवि ने कहा, पापा एक बात कहनी थी। नेहा की एक दोस्त के यहाँ एक पुराना फ्लैट है, किराए पर देना चाहती हैं। सोचा आप दोनों के लिए ठीक रहेगा।
पास में है, कभी मिलना हो गया तो आ जाएंगे। हरीश बाबू ने मुस्कुराकर देखा। बिल्कुल बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना फ्लैट, तीसरी मंजिल पर, न लिफ्ट न आसपास कोई जान पहचान, एक संकरी बालकनी, एक कमरा और एक छोटा सा किचन। हरीश बाबू और सरला देवी वहीं आ गए। खुद का घर होते हुए भी अब वे किराएदार बन चुके थे। अपनों के ही शहर में परायों की तरह। रवि कभी कभी राशन भिजवा देता और फोन महीने में एक बार आता। पापा, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, हरीश बाबू हमेशा वही जवाब देते। पर क्या सच में सब ठीक था? एक दिन बालकनी में बैठे बैठे हरीश बाबू की नजर सामने वाली इमारत में रहने वाले एक लड़के पर पड़ी। वो सुबह सुबह अपनी बूढ़ी माँ को व्हीलचेयर पर ले जाता, पार्क में घुमाता, वापस लाता, माँ के पैरों में चप्पल पहनाता और हंसकर कुछ कहता, जिससे उसकी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ती। हरीश बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने सरला से कहा, देखो उस लड़के को, कैसे रखा है उसने अपनी माँ को। सरला ने आंखें मूंद ली। शायद कोई जन्मों का पुण्य होता है जो ऐसी संतान मिलती है। उनकी बातों को बीच में रोकते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अधेड़ उम्र का आदमी था, पान चबाता हुआ। आप लोग नए आए हो क्या? मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, नाम है जगदीश, कोई जरूरत हो तो बेहिचक कहना। सरला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद भाई साहब, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जगदीश अब कभी कभी सब्जी ले आता, दवा दिला देता और अकेलेपन के बीच एक सहारा बनता गया। समय बीतता गया। एक दिन सरला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हरीश बाबू ने पास के क्लिनिक में दिखाया। डॉक्टर ने कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है और इन्हें कुछ दिन आराम चाहिए। रवि को फोन किया गया। उसने कहा, अभी ऑफिस में हूं पापा, शाम को बात करता हूं। शाम बीत गई, रात आई, सुबह भी गई, फोन नहीं आया। तब हरीश बाबू ने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं करेंगे। हरीश बाबू ने पास की एक सार्वजनिक लाइब्रेरी में काम मांग लिया। वो अब किताबें सहेजते, अलमारी ठीक करते और बदले में वहां चाय और थोड़ा खाना मिल जाता। सरला ने बिल्डिंग की कुछ महिलाओं के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। मूल्य बहुत कम, पर उससे उन्हें आत्मसंतोष मिलने लगा। धीरे धीरे उनके कमरे में जीवन की हलचल लौटने लगी। अब वो सुबह पार्क में टहलते, बच्चों को कहानियां सुनाते और आसपास के लोगों में अपनी जगह बना चुके थे। लेकिन एक दिन दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सामने रवि खड़ा था। उसके साथ उसकी 8 साल की बेटी थी। पापा, मम्मी, क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकता हूँ? हरीश बाबू ने दरवाजे को पूरा खोला और कुछ पल रवि की ओर देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखें बुझी हुई और पीठ पर एक छोटा बैग लटका था। साथ खड़ी 8 साल की नन्ही गुड़िया, जैसे किसी अनजान घर में खड़ी डरी हुई बिल्ली, धीरे धीरे अंदर झांक रही थी। सरला देवी चौंक गई, फिर पास आकर बोली, बेटा अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो? रवि सिर झुकाए अंदर आया। लड़की ने धीरे से कहा, नमस्ते नानी। नमस्ते नाना। और वह सरला की गोद में सिमट गई। कुछ क्षणों के बाद हरीश बाबू ने कुर्सी खींची, बैठते हुए कहा, कहो बेटा, क्या बात है? रवि चुप रहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। सरला ने पानी का गिलास थमाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। बोलो रवि, सब ठीक है ना? नेहा कहाँ है? रवि ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, नेहा अब हमारे साथ नहीं है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या मतलब? हरीश बाबू ने पूछा। उसने तलाक ले लिया, कोर्ट से सब कुछ हो गया। वो अब बेंगलुरु में है, किसी और के साथ। मैं निधि को लेकर अकेला रह गया। सरला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निधि को गोद में लिया और सीने से लगा लिया। अब यह घर उसका है, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जितना है सब इसका है। रवि ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे खुद की गलती का पूरा एहसास हुआ। जो लोग उसके लिए दुनिया से लड़ सकते थे, उन्हीं को उसने अकेलेपन की सजा दी थी। अगले कुछ दिन रवि वहीं रह गया। पुराना कमरा अब 3 लोगों की सांसों से भर गया था। निधि सुबह उठकर नाना के साथ पार्क जाती, लौटकर नानी से कहानियां सुनती और रात को अपने छोटे से बेड पर टेडी बियर के साथ सो जाती। धीरे धीरे उसकी मुस्कान ने उस कमरे की दीवारों को फिर से जीवन से भर दिया। रवि ने पास की एक कंपनी में काम ढूंढा, जो कम वेतन पर था, लेकिन घर से नजदीक। अब सुबह जल्दी निकलता और शाम को लौटते हुए सब्जियां लाना नहीं भूलता। एक शाम की बात है, रवि ऑफिस से लौटा तो हरीश बाबू बरामदे में अकेले बैठे थे, कुछ सोचते हुए। पापा, कुछ चाहिए? नहीं, बस यूं ही सोच रहा था, जिंदगी का चक्र भी अजीब है ना? जो लोग अपना सब कुछ किसी पर लुटा देते हैं,
उन्हीं को सबसे आखिर में ये सवाल करना पड़ता है, क्या मैं अब भी जरूरी हूँ? रवि चुप रहा। बेटा, हरीश बाबू बोले, तुम यहाँ आए यही बहुत है, पर एक बात कहूँ, अब तुम खुद से सवाल पूछो, क्या तुम्हें खुद से माफी चाहिए या हमसे? रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, पापा, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया, आप दोनों के साथ मैंने अपने फर्ज से मुंह मोड़ा नहीं। हरीश बाबू ने नरमी से कहा, तुमने सिर्फ वही किया जो इस समय का बेटा करता है, लेकिन अच्छा यह है कि अब भी तुम लौटे, वक्त रहते लौट आए। बहुतों को यह भी नसीब नहीं होता। रवि की आंखें भर आईं। उस रात वो सरला देवी के पास जाकर सिर उनकी गोद में रखकर रोया। सरला ने कहा, रो ले बेटा, जितना रोना है आज रो ले, लेकिन कल से एक नई सुबह शुरू करनी है। अब उस कमरे में सिर्फ दीवारें नहीं थी, बल्कि रिश्तों की महक थी। निधि स्कूल जाने लगी थी। सरला ने उसके लिए टिफिन तैयार करना शुरू किया और हरीश बाबू ने फिर से लाइब्रेरी में अपना काम शुरू कर दिया। पास की बिल्डिंग की एक सामाजिक संस्था ने उन्हें आमंत्रित किया, जहां बुजुर्गों के लिए कहानियों का सत्र होता था। हरीश बाबू वहां अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाने लगे। उनकी एक कविता थी, हम हैं, हम रहेंगे, अपने बच्चों के साए में नहीं, उनकी जरूरतों के परे, हम खुद भी एक दुनिया है। लेकिन ये सुकून अधिक दिनों तक नहीं रह पाया। एक दिन निधि स्कूल से लौटी तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। सरला ने पूछा तो बस कहा, थक गई हूं नानी। अगले दिन भी वही हाल। तीसरे दिन स्कूल से फोन आया। निधि स्कूल में चुपचाप रहती है, किसी से बात नहीं करती, और एक बच्चे ने बताया कि उसने कहा, मेरे मम्मी पापा अब साथ नहीं रहते। सरला के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उन्होंने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, निधि मुस्कुराती है लेकिन भीतर से टूट रही है, उसे संभालने की जरूरत है। रवि ने अगले दिन स्कूल से छुट्टी ली और निधि को लेकर पार्क गया। झूले पर बैठाकर बोला, बिटिया, माफ कर दो पापा को। निधि ने कहा, पापा, मम्मी मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस कहा, लेकिन नाना नानी है ना, और पापा भी हमेशा रहेंगे। निधि ने उसकी उंगली पकड़ी और धीरे से मुस्कुराए। रवि को लगा जैसे पहली बार किसी ने उसे भी माफ कर दिया हो। कुछ हफ्ते बीते, फिर एक नई समस्या खड़ी हुई। फ्लैट का मालिक अब वह कमरा खाली करवाना चाहता था। भाई साहब, मेरा बेटा विदेश से आ रहा है, उसे ठहराना है, उसने कहा। हरीश बाबू ने सिर झुका लिया। समझ सकते हैं। अब सवाल था, कहां जाएं? रवि परेशान था। उसकी तनख्वाह सीमित थी और अब एक साथ 3 लोगों के लिए नया घर खोजना आसान नहीं था। तभी जगदीश भाई, जो अब भी नियमित मिलने आते थे, ने कहा, हरीश जी, मेरे पास पीछे एक कमरा खाली है, छोटा है लेकिन आपके लिए है, किराया भी नहीं लूंगा। हरीश बाबू भावुक हो गए। भाई साहब, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कमरा छोटा था लेकिन हंसी बड़ी, जिंदगी सीमित थी लेकिन संतोष गहरा। निधि अब शाम को अपने नाना के साथ बैठकर कविता लिखती थी, नानी को सुनाती थी, और रवि अब पहले से अधिक जिम्मेदार, अधिक शांत और अधिक सजग हो गया था। निधि के स्कूल में वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। एक दिन वह घर आकर बोली, नानी, हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, आप और नाना आओगे ना? सरला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, हम जरूर आएंगे। उस दिन के बाद से सरला देवी और हरीश बाबू ने निधि के साथ उसकी प्रस्तुति की तैयारी में मदद की। वे उसके साथ गाने का अभ्यास करते, उसे प्रोत्साहित करते और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर हंसते। यह सब उनके लिए भी एक नया अनुभव था, जो उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिलाता था। ग्रैंड पेरेंट्स डे का दिन। स्कूल में रंग बिरंगे सजावट के बीच बच्चे अपने दादा दादी के साथ खुश दिख रहे थे। निधि ने मंच पर जाकर अपनी प्रस्तुति दी और दर्शकों से तालियां बटोरी। प्रस्तुति के बाद उसने माइक पर कहा, मैं अपने नाना नानी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जो मेरे साथ हैं और मुझे प्यार देते हैं। सरला देवी और हरीश बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका निर्णय निधि के साथ रहने का सही था। समय बीतता गया। रवि ने अपने काम में स्थिरता पा ली थी। उसने महसूस किया कि माता पिता के साथ रहना न केवल उनके लिए बल्कि उसके लिए भी सुकूनदायक था। वह अब अपने माता पिता के अनुभवों से सीखता, उनके साथ समय बिताता और परिवार के महत्व को समझता। एक दिन रवि ने सरला देवी से कहा, माँ, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक नया घर लें, जहां हम सब आराम से रह सकें। सरला देवी ने कहा, बेटा, घर ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों से बनता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो हम साथ हैं। रवि ने शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सा घर खरीदा। घर में एक बगीचा था, जहां सरला देवी ने फूलों के पौधे लगाए।
हरीश बाबू ने अपनी किताबों के लिए एक कोना बनाया जहां वे पढ़ते और लिखते। निधि के लिए एक छोटा सा कमरा था जिसे उसने अपने पसंदीदा रंगों से सजाया। घर में खुशियां लौट आई थीं। परिवार ने साथ में खाना खाना, शाम को बगीचे में बैठना और सप्ताहांत पर फिल्में देखना शुरू किया। ये सब उनके रिश्तों को और मजबूत कर रहा था। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन सरला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और सर्जरी की जरूरत है। रवि चिंतित था, लेकिन हरीश बाबू ने उसे सांत्वना दी। बेटा, हम सब साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। सर्जरी सफल रही और सरला देवी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। इस घटना ने परिवार को और करीब ला दिया और उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज परिवार का साथ है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद परिवार ने एक नई शुरुआत की थी। हरीश बाबू अपने पुस्तकालय के कोने में व्यस्त रहते, सरला देवी बगीचे में फूलों की देखभाल करती और निधि स्कूल के बाद अपने कमरे में होमवर्क करती। रवि ऑफिस से लौटकर सबके साथ समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चिंता झलकने लगी थी। एक शाम जब सभी डिनर कर रहे थे, रवि ने कहा, पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हरीश बाबू ने चश्मा उतार कर कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? रवि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ऑफिस में एक प्रमोशन का मौका है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरला देवी ने चुपचाप निधि की प्लेट में सब्जी परोसी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। हरीश बाबू ने गंभीर स्वर में पूछा, कितने महीनों के लिए जाना होगा? शायद 6 से 8 महीने। सरला देवी ने धीरे से कहा, बेटा, निधि का क्या होगा और हम? रवि ने उनकी चिंता समझते हुए कहा, माँ, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। निधि आपके साथ सुरक्षित रहेगी और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। हरीश बाबू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ध्यान रखना, परिवार की जरूरतें हमेशा पहली होती हैं। रवि ने सिर हिलाया, जी पापा, मैं समझता हूँ। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू की। उसने निधि को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक 8 साल की बच्ची के लिए अपने पिता से इतने लंबे समय तक दूर रहना कठिन था। पापा, आप कब लौटेंगे? निधि ने उदास आंखों से पूछा। जल्दी ही बेटा, और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार लाऊंगा, रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा। सरला देवी ने निधि को समझाया, बेटा, पापा काम के सिलसिले में जा रहे हैं ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। निधि ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी बनी रही। रवि ने विदेश में अपने काम की शुरुआत की। नई जगह, नई संस्कृति और नए लोग, सब कुछ नया था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी अपने परिवार से दूरी। वह रोज रात को वीडियो कॉल करता, निधि के स्कूल के बारे में पूछता, सरला देवी की सेहत का हाल लेता और हरीश बाबू से उनके लेखन के बारे में बात करता। लेकिन समय के साथ दूरी का असर दिखने लगा। निधि पहले की तरह खुश नहीं दिखती थी। सरला देवी की आवाज में थकान झलकती थी और हरीश बाबू कम बोलने लगे थे। रवि की गैर मौजूदगी में घर में कई बदलाव आए। सरला देवी की सेहत और बिगड़ने लगी। हरीश बाबू ने घर के कामों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनकी उम्र के कारण यह आसान नहीं था। निधि ने भी अपनी नानी की देखभाल में मदद करनी शुरू की, लेकिन उसके बचपन की मासूमियत कहीं खोने लगी थी। एक दिन सरला देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। हरीश बाबू ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है। हरीश बाबू ने रवि को फोन किया, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है। रवि ने तुरंत अपनी कंपनी से छुट्टी ली और अगले ही फ्लाइट से घर के लिए रवाना हुआ। रवि जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि सरला देवी अस्पताल में भर्ती थी। निधि उनके बगल में बैठी थी और हरीश बाबू बाहर बेंच पर बैठे थे। पापा, माँ कैसी हैं? रवि ने चिंतित स्वर में पूछा। हरीश बाबू ने थके हुए स्वर में कहा, डॉक्टरों ने सर्जरी की है, अब वे कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं। रवि ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। पापा, मैं यहाँ हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। रवि ने निधि को गोद में उठाया। बेटा, तुम ठीक हो? निधि ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, नानी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, नानी बहुत मजबूत है, वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। रवि ने उसे सांत्वना दी। अगले कुछ दिन अस्पताल में बीते। सरला देवी की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। रवि ने महसूस किया कि उसकी गैर मौजूदगी में परिवार ने बहुत कुछ सहा था।
उसने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएगा। सरला देवी के स्वस्थ होने के बाद रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक स्थानीय कंपनी में काम करना शुरू किया। वेतन कम था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ था और यही सबसे महत्वपूर्ण था। निधि ने भी अपने पापा के साथ समय बिताना शुरू किया और उसकी मुस्कान वापस लौट आई। हरीश बाबू ने अपनी लेखनी में फिर से रुचि ली और सरला देवी ने बगीचे में काम करना शुरू किया। रवि ने स्थानीय कंपनी में काम करना शुरू किया था, जिससे वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता पा रहा था। हालांकि वेतन कम था, लेकिन परिवार के साथ बिताया समय उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। सरला देवी की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था और हरीश बाबू ने फिर से लिखना शुरू कर दिया था। निधि भी अपने पापा के साथ समय बिताकर खुश थी। एक शाम जब परिवार बगीचे में बैठा था, सरला देवी ने कहा, रवि, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, काम तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। हरीश बाबू ने चौंक कर पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? पापा, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। एक छोटा सा कैफे खोलने का विचार है, जहाँ लोग आकर आराम से बैठ सकें, किताबें पढ़ सकें और अच्छा खाना खा सकें। सरला देवी ने उत्सुकता से कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटा, लेकिन इसके लिए पूंजी की जरूरत होगी। रवि ने सिर हिलाया, जी माँ, मैंने कुछ बचत की है और बैंक से लोन लेने का भी विचार है। हरीश बाबू ने समर्थन करते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन है तो हम तुम्हारे साथ हैं। अगले कुछ महीनों में रवि ने अपने कैफे की तैयारी शुरू की। उसने शहर के एक प्रमुख स्थान पर एक छोटी सी जगह किराए पर ली, जहां उसने अपने कैफे का नाम सुकून रखा। कैफे में एक कोना किताबों के लिए समर्पित था, जहां लोग आकर पढ़ सकते थे। दीवारों पर स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग्स लगाई गईं, जिससे स्थान को एक सांस्कृतिक माहौल मिला। सरला देवी ने कैफे के मेनू में अपने कुछ खास व्यंजनों को शामिल किया और हरीश बाबू ने किताबों के चयन में मदद की। निधि भी अपने दोस्तों के साथ कैफे में आकर मदद करती, जिससे वह भी इस नए उद्यम का हिस्सा बन गई। उद्घाटन के दिन परिवार ने मिलकर कैफे को सजाया। पड़ोसी, दोस्त और रवि के पूर्व सहकर्मी सभी आए। कैफे की विशेषता थी कि यहाँ हर आयु वर्ग के लोग आकर आराम से समय बिता सकते थे। बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया था, युवाओं के लिए मुफ्त वाईफाई और बुजुर्गों के लिए आरामदायक कुर्सियां और किताबें। उद्घाटन के बाद कैफे धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। लोग यहाँ आकर अपनी कहानियां साझा करते, किताबें पढ़ते और सरला देवी के विशेष व्यंजनों का आनंद लेते। रवि ने महसूस किया कि परिवार के सहयोग के बिना यह सब संभव नहीं था। सरला देवी कैफे में किचन संभालती, हरीश बाबू ग्राहकों से बातचीत करते और उन्हें किताबों की सिफारिश करते, और निधि सप्ताहांत पर कैफे में मदद करती। एक दिन एक ग्राहक ने हरीश बाबू से कहा, यह कैफे वास्तव में सुकून देता है, यहाँ आकर घर जैसा महसूस होता है। हरीश बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा उद्देश्य ही यही था, परिवार और समाज को एक साथ लाना। समय बीतता गया और सुकून कैफे शहर का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया, जहां लोग आकर न केवल खाना खाते, बल्कि अपनी कहानियां साझा करते, नए दोस्त बनाते और जीवन के सुकून का अनुभव करते। रवि, सरला देवी, हरीश बाबू और निधि ने मिलकर यह साबित किया कि परिवार के साथ और समर्थन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। यह कहानी समाज में बुजुर्गों की स्थिति, परिवार के महत्व और आपसी समझ पर प्रकाश डालती है। वर्तमान समय में जब संयुक्त परिवारों की संख्या घट रही है और वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, यह आवश्यक है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उन्हें परिवार का अभिन्न हिस्सा मानें। दोस्तों, हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इससे कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा और यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।